आज हम लोग क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद आप लोगों के 10th में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री आप इंडिया के बाहर का हिस्ट्री पढ़ेंगे, खासकर यही जानिए संसार का इतिहास। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद, एशिया में भी नहीं, कहां एशिया में भी पढ़ते थे। जरूरी थोड़े है कि अपन देश के बारे में पढ़ते। बहुत लगभग 50 को कंट्री है एशिया में, लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूरोप में। शुरुआत ही उधर से हुई थी, इसलिए कारण है कि उधर से ही पढ़ना पड़ रहा है। आप लोगों का देखिए ना, चैप्टर 1 में जैसे है यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर 2 में देखिए समाजवाद, साम्यवाद, रूस की क्रांति। कहां चल गए? रूस में। इंडो चाइना, ओकरा बाद 4 में आएंगे कि कैसे उधर से लौट के आ गया था राष्ट्रवाद। कहां? भारत। राष्ट्रवाद भारत में। उसके बाद धीरे धीरे अपने तरफ का पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था, आजीविका। फिर औद्योगिकीकरण का जो युग है वो फिर शुरुआत हुआ था यूरोप से। तो बाहर में कब शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ और कैसे उसकी पहल यहां तक आ गई, उस बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, तो हम लोग जानते हैं किसके बारे में? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्र यूरोप क्या है? महादेश। यूरोप क्या है? देश नहीं है, महादेश। महादेश का मतलब उसके अंदर बहुत सारे देश शामिल हैं। यूरोप में लगभग 46 से 50 देश शामिल, 46 देश है। किसमें? यूरोप में। यूरोप में लगभग देश है 46, जिसमें सबसे बड़े देशों में से आता होता है ना कुछ मुख्य देश। मुख्य देश में 3 गो आता है। फ्रांस, आपको कह दे इटली और जर्मनी। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये मुख्य देश है। कैसे देश है उनके? मुख्य देश। मुख्य देश बड़े बड़े देश है। फ्रांस है, इटली है, जर्मनी। तो जब मुख्य देश वो है तो फिक्स बात है कि उसी के बारे में पढ़ेंगे जब। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से आप पढ़िएगा फ्रांस के बारे में, इटली के बारे में और जर्मनी के बारे में। तो किसी भी देश का बहुत चीज होता है, उसका अर्थव्यवस्था होता है, उसके रहन सहन होते हैं, उसके कल्चर होते हैं, संस्कृति होते हैं, वहाँ के संविधान होते हैं। तो इसमें बहुत चीज में इसमें पढ़ेंगे क्या? तो राष्ट्रवाद के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के हित में सोचने को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के हित में सोच। जैसे हमारे बहुत से इतिहासकार ने अपने राष्ट्र के हित में सोचा। जैसे गांधी जी ने सोचा कि भाई देश में गुलामी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। पर सोच लीजिए, ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर वो लोग अगर राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते तो शायद हमारा देश का हालात और भी बदतर हो गया होता। सोचते कि अरे चलो, पूरे दुनिया से हमको क्या मतलब है, हम अपना जिंदगी जी रहे हैं। गांधी जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वो अपना लाइफ वो आराम से जी सकते थे, उनको बिना किसी परेशानी के। लेकिन फिर भी वो इंसान ने या अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के लिए सोचा। तो देश के लिए एक अच्छी नीति सोचना, उसके डेवलपमेंट के लिए हर पहल को खड़ा रखना,
ये राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का मतलब है अपने राष्ट्र के हित में सोचना, एक ऐसा नीति बनाना जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा देश एक उन्नति के पैदान पर कदम रख सके, प्रतिदिन यहाँ की लोगों में उन्नति आ सके, लोग शिक्षित हो सके, हमारी अर्थव्यवस्था सही हो सके, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। जिसे हम लोगों के देश में राष्ट्रवाद, किसी भी देश में राष्ट्रवाद का ठेका नेता लोगों ने ले रखा है। जैसे गरीबों को राशन बांटना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि खाने पीने के लिए नहीं रहता है, तो ये क्या है, राष्ट्रवाद का एक नीति है, राष्ट्र के लिए सोचा गया। जैसे आज से इंडिया में 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के लिए एक नीति है, अच्छी सड़कें बनवाई जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सके, ये सब क्या है, राष्ट्र की एक नीति है। तो राष्ट्र के हित में सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप से हुई थी। अब भाई यूरोप में इतने सारे देश है, लगभग 46 देश है, तो कहीं ना कहीं यूरोप किसी एक थोड़े है, मतलब 46 देश को मिलाकर हम लोग यूरोप बोल रहे हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो हुई होगी वो फिक्स बात है कि किसी न किसी देश से हुई होगी। पहले होता क्या था कि प्रत्येक देशों में राजाशाही था, राजाओं का शासन था, और तो यूरोप में जैसे 46 देश है, तो सारे देशों में जो शासन होता था वो राजा करते थे और रानी थी। राजा और राजा द्वारा शासन करने में ऐसा नहीं है कि बुरा था। एक समय में सोचिए, रामायण के बारे में अगर जाना जाए तो दशरथ जी भी राजा थे, राजा दशरथ के नाम से जाने जाते, लेकिन उन लोगों में ज्यादा कमियां नहीं थी। जैसे जैसे ये राजाशाही आगे बढ़ा, वैसे वैसे लोग थोड़े स्वार्थी होते गए, लोग नहीं, राजा स्वार्थी होते गए। जैसे आज हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं या गांव में मुखिया होता है, तो सारे चीज का बागडोर जनता के हाथ में होता है। आप वोट दीजिएगा तो वो बनेंगे, नहीं तो वो हार जाएंगे, कोई ना कोई दूसरा बनेगा। तो जब राजा शासन करते थे तो राजा का एक नीति होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और राजा जो कहेगा, जो करेगा वही होगा। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये चीज अच्छा है या खराब है। राजा ने अगर कह दिया तो वही सही है, उसका मुंह ही उसका संविधान होता है। आज राजा को मन करेगा कि अपना आदमी है, किसी का मर्डर कर दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो दोबारा उठा बैठी करो, जाओ जगह जाओ। कोई आके कहे मालिक 2 थप्पड़ उसको मार दिया है, मार दिया है, कैसे मार सकता है 2 थप्पड़ तुम, फांसी चढ़ा दो इसको, फांसी चढ़ा दिया। ये तो छोड़ दो, अगर राजा के किसी के साथ कुछ होता है तो शक के आधार पर भी फांसी दे दिया जाता था कि शक है कि तूहे मारा होगा। कहां हम इतना टाइम वेस्ट करें, एक काम करो, इसको फांसी चढ़ाओ, बात खत्म करो। ऐसा ऐसा होता था राजाशाही। तो राजा निरंकुश था। निरंकुश का मतलब है किसी का उस पर अंकुश नहीं था, रुकावट नहीं था, जो मन चाहता था करता था। और सबसे बड़ी भारी संकट कि आप कोई अगर महान खचरा है तो आप सोचते थे कि इसको 5 साल झेल लो के संग हो, अगला बार इसको जिताना नहीं। लेकिन दिक्कत क्या था ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। अब जैसा फैमिली में आपका परिवरिश होगा वैसा ही आप भी बन जाइएगा। अक्सर यही होता है, संस्कार पे बहुत कुछ डिपेंड करता। जो लोग गरीबी नहीं झेला है वो गरीबी को समझेगा भी नहीं। राजा के बहुत सारे खर्च होते थे, रानी जिस रास्ते से गुजरेगी पूरे रास्ते को फूल से सजा दो। राजा अगर निकल रहे हैं तो उसके बहुत सारे उसके पीछे खर्च होते थे।
राजा अपना जिंदगी तो जी लेता था राजाशाही से, लेकिन जनता का ध्यान नहीं रखता था, जनता का ध्यान नहीं रखता। जनता को क्या कमियां आ रही है, खाने के लिए है कि नहीं है, मतलब राजा शासन तो करता ही था, लेकिन होता है ना एक ध्यान से शासन करना, ऐसा नहीं होता था। भूखे मर रहा है तो मरने दो, मन किया था राशन बटाया, नहीं मन किया था टैक्सेशन बहुत था, कर बहुत लिया जाता था। खेत आपका है लेकिन टैक्स सरकार को देना है, यह चीज अभी भी है लेकिन एक लिमिट में। लेकिन पहले क्या था ना कि राजा को जो मन था वो करता था। एक बार तो ऐसा ही राजा था एक फ्रांस का। कहां का राजा था? फ्रांस। फ्रांस में कोई भी जो राजवंश चलता था ना, तो वो राजवंश अपना नाम रखता था, ये राजवंश चल रहा है। राज नहीं चलता था, राजवंश चलता था, मतलब राजा का ही वंश आगे चलता था, राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, यही राजा चलता था। तो कहानी की शुरुआत हुई राष्ट्रवाद में एक देश फ्रांस से। कहां से? फ्रांस। राजाशाही तो सारे जगह थे, फ्रांस में थे, इटली में थे, जर्मनी में थे, यूरोप के सारे देश में थे, इवन भारत में भी थे। राजा का शासन था पहले, अकबर, बाबर, ये सब। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई फ्रांस से। महादेश का बात कहे तो यूरोप से, और यूरोप में कहां से? तो फ्रांस से। फ्रांस में एक राजा का शासन चलता था, जिस राजाशाही शासन का नाम था बुर्बो राजवंश। कौन सा राजवंश? बुर्बो राजवंश। हमेशा यह क्वेश्चन पूछ देता है। बुर्बो राजवंश में जो राजा था ये काफी निरंकुश था। हालांकि इस राजा के लिए ही सिर्फ निरंकुश कहे ये कोई जायज नहीं है, जितने भी राजाशाही थे लगभग 80% से ऊपर राजाशाही ऐसा ही था। यहां का शासक जो है काफी निरंकुश था। फ्रांस में क्या चल रहा है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा है या नहीं है, यहाँ की रोजगार है कि नहीं है, शिक्षा है कि नहीं है, किसी चीज से ज्यादा परवाह नहीं थी। परवाह इतनी ही थी कि राजमहल चमकते हुए रहना चाहिए, रानी अच्छा होना चाहिए, हर एक 2-4 साल पर रानी चेंज भी हो जाना चाहिए, उसका बेटा ही राजा बनना चाहिए। राजा एक से अधिक शादी करता ही करता था। और बात करें तो ये चीज आपके इंडिया में ही है, जो यहाँ आप सुनते, एक यूरोप वासी यहाँ इंटरव्यू करते आए, इंटरव्यू तो पूछे कि आपके शादी का कितने साल हो गया था? 40 साल। वो दंग रह गया, 40 साल? लास्ट शादी आपने कब किया? तो यहाँ लास्ट नहीं होता है, पहला ही लास्ट होता है। यूरोप में क्या होता है ना कि नाम लिखाने जाता है बच्चा का, तब पिता का नाम नहीं लिखाता, माता का नाम लिखाता, क्योंकि पिता कोई ठीक नहीं, 2-4 साल में चेंज होते रहता है। ये यूरोप राष्ट्रवंश का मतलब होता है ना, कल्चर ही वैसा। आज शादी हुआ, 2-3 साल बाद फिर दूसरा शादी हुआ, 4-5 को शादी के बाद तो भूल ही हो जाता है, ये लड़का के बाप तू ही था, रहा होगा, हाँ उस समय एगो करियकवा था, एगो तुम था, एगो और कोई था, हाँ ये तीनों में से कोई एगो बाप रहा। बाप का नाम नहीं लिखा था। आज भी वहां यही कल्चर है। संस्कृति नाम की चीज नहीं चलती है यूरोप में, मतलब बाप कब बेटा से अलग। ये जो आप संयुक्त परिवार देखते हैं ना कि 2 भाई एक जगह है या एक साथ खाना बन रहा है, यूरोप में ऐसा कल्चर ही नहीं, सब छिटकते चला जाता है। वहां की यही शासन। आप सोचिए ना, वहां के लोग भी अगर सोचते होंगे कि इंडिया के लोग एक वो साड़ी कैसे तो नहीं लपेट उपेट के पूरा में हिया तक बांध उनके तैयार कर लेता है, उसको भी थोड़ा अजीबे लगता यार, क्या ही करता है, 4 बार लपेटो, ऐसे कर, एक बार टी शर्ट घुसाओ, चलते फिरो। तो कल्चर आपको तभी हंसी आ रहा है जब वहां शुरू से ही यही चल रहा है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है चल। हाँ, कल्चर को यहाँ अपनाइएगा तो दिक्कत होगा, यहाँ के कल्चर को वहां अपनाइएगा तो वो भी लोग, अब मान जी सब जींस फारल पहन के चल रहा है और मैं कोई साड़ी पहन के चल जाऊँ, ये कौन रुमाल लपेट के चल रहा है कि गमछा लपेट के चल, यही ना सोचेगा वो। यहाँ कोई अति जींस फारल पहन के कोई दादी माँ चल जाए, बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा ही चलता था फ्रांस में। फ्रांस का शासक निरंकुश था,
उसे परवाह भी नहीं होती थी, जानकारी भी नहीं होती थी कि हमारे देश की जनता किस हालात में। एक बार की बात है, वहां की रानी जब जा रही थी, रानी जा रही थी, तो एक गरीब लाचार ने उससे कहा कि हमें रोटी दो। वहां इंग्लिश में कहा होगा प्लीज गिव मी ब्रेड। वहां की मतलब इंग्लिश ही भाषा है, तो इंग्लिश में, फ्रेंच ऐसे भाषा है वहां का, तो इंग्लिश प्लीज गिव मी ब्रेड। तो रानी को समझ में नहीं आया, मतलब समझी कि रोटी मांग रहा है, तो कह रही कि रोटी खाओगे, रोटी खाने का मन है, रोटी तो अभी मेरे पास नहीं है, एक काम करो जाओ केक खा लेना। उसको ये भी पता नहीं चला कि यार रोटी नहीं है इसलिए वो मांग रहा है। कह रहा है रोटी नहीं तो केक खा लो, केक नहीं है पिज्जा खा लो, जाओ कुछ खा लेना जाओ। ये हालात था किसका? फ्रांस। अरे बकलोल, मतलब फ्रांस का राजा बकलोल था और रानी महाबकलोल। इस राजवंश का नाम बुर्बो राजवंश नहीं होना चाहिए, बुर्बक राजवंश होना चाहिए। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो बकलोलिया को कम से कम देखने में पता भी तो चल जाता है, एक मेंटेनेंस से ही पता चल जाता है कि इसके पास खाने के लिए है कि नहीं। नॉर्मली अगर सोचा जाए तो एक मेंटेनेंस से ही पता चल जाता है कि उसके लिए खाने के लिए होगा कि नहीं होगा। क्या मतलब ऐसा ऐसा हालात था किसका? फ्रांस का। फ्रांस का जो शासक भी था ना, जो सदन चलता था, सदन मतलब जो संसद भवन जो चलता था, वो भी अलग तरीके से चलता था। यहाँ का संसद भवन चलता है ना कि आपका कोई नेता वहां संसद भवन में जाएगा, यहाँ की बातों को रखेगा। या इसराइल मंसूरी साहब जो यहाँ आए थे, जब संसद भवन में गए थे तो छीन मस्तिका मंदिर के बारे में बोले थे, ये जो रेलिंग टूट रहा है ये सही नहीं है, गलत है। पारित होना ना होना अलग की बात है, लेकिन एटलीस्ट वो आवाज उठाए ना, अपने समाज के लिए उठाए, अपने घर के लिए तो नहीं उठाए कि मेरा घर का एगो दीवार खराब है उसको ठीक कर दो। राजा का मतलब ही होता है कि वो राष्ट्र हित में सोचेगा। हालांकि वो अलग बात है कि 4 लाइन का नियम होती है कि भाई बीच में कुछ भी पड़ेगा तो वो जाएगा, ये लिखित है। तो इसका काम था मांगना, उसका काम था अपना प्रोटोकॉल जारी करना। ऐसा थोड़ी है कि जो तोड़ने आता है वो मन से तोड़ता है, भाई वो भी गोर लाग के ही तोड़ता है कि भाई मेरा क्या कहते हैं हमारा काम है, तो करना पड़ जाता है कुछ चीज। तो यहाँ जो फ्रांस में था, यहाँ 3 सदन चलता था संसद भवन में। कितने सदन चलते थे? 3 सदन। कैसे चलता था समझिएगा। ये मान लीजिए सदन है, यहां पर राजा बैठे, कौन बैठे? और राजा के बाएं दाएं साइड हो गया, इतना राजा है ना, राजा की दाएं साइड, ये राजा का बाएं साइड, ये बीच में। मान लीजिए ये राइट है, ये लेफ्ट साइड है, ये मिडिल साइड है ना। ये राजा ऐसे है ना, तो ये राइट साइड, लेफ्ट साइड, बीच में मिडिल साइड। राजा क्या करता था कि यहां पर बैठाता था, किसको पता है? धर्म पादरियों को, जैसे बड़े बड़े पंडितों को, कि बताइए पंडित जी हमारा राजवंश आगे चलेगा ना? हाँ, नहीं नहीं बेटा का योग नहीं लग रहा है, एक काम करिए अगला साल 4 को ब्याह कीजिए। धर्म पादरियों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था फ्रांस के राजा। धर्म में देखता था, देखिए तब इसका कुल योग ठीक है, हाँ, राजमहल का कुल योग ठीक है, हाँ, राष्ट्र का क्या योग है पता नहीं। धर्म का एक अपना नीति होता है। कोई भी धार्मिक लोग ना, वो अपना ही धर्म को श्रेष्ठ समझता है। पंडित को ऐसा लगता है कि हिंदुए धर्म अच्छा है, मौलवी को ऐसा लगता है कि मुस्लिमे धर्म अच्छा है। जो भी धर्म पादरी होता है, और उसको ना झुकाने का बहुत शौक होता है। जैसे आप कितनों पढ़े लिखे हैं, पंडित एकदम में बकलोला है, और उसको कहे प्रणाम पंडित जी, गोर लगे, हाँ आयुष्मान भवा, खुश रहो खुश रहो। वो धर्म को झुकाना, मतलब कितना वो धर्म का एक गलत नीति क्या है ना, वो किसी को भी चाहता है कि हमारे तरफ झुके, हमारे तरफ झुके। तो ये धर्म पादरियों पर काफी बिलीव करता था। अरे भाई धर्म चलाने से राष्ट्र चल जाएगा? आपके यहाँ कोई नेता आए और कहे कि सुनो कोई बात नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो आपके घर में पानी है तो है, चलो एक वो मंदिर बनवा देते हैं, तुम डेली जाके जल डालो।
राष्ट्रहित हो जाएगा। ठीक है, आप मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, अलग का चीज है, लेकिन राष्ट्र के हित में तो पहले सोचना पड़ेगा ना, कि अगर मंदिर पर में जल पहले जरूरी है कि घर में पहले चावल पहले जरूरी है, ये तो सोचना पड़ेगा आपको। ये चीज नहीं सोचता था, और बीच में रखता था किसको? एकदम सामने कुलीन वर्ग के लोगों को। किसको? इतिहास में कुलीन वर्ग का मतलब होता है धनी लोग। कौन सा लोग? धनी लोग। कुलीन वर्ग के लोग का मतलब होता है धनी लोग, अमीर लोग, जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है। ये बीच में ये लोग से पूछता था कि हाँ क्या किया जाए, और यहां बैठाया था आम जनता को। किसको? आम जनता। कुलीन वर्ग अगर कह दे कि सुनिए ना, हमको बिजनेस में थोड़ा सा लग रहा है कि और बढ़ाना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसों की कमी लग रहा है, पैसों की कमी लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो निदान हो गया। सुनो आम जनता, आज से 5% टैक्स बढ़ गया। अरे भाई रोजगार है ते नहीं, टैक्स बढ़ गया, और टैक्स देना है, अगर टैक्स नहीं दीजिएगा तो जेल चल जाइएगा। जैसे कि आपके घर पर बांध दिया गया कि तुमको पर महीना 500 रुपया सरकार को देना है। अभी तो सरकार देती है ना, राजस्थान में ऐसा ही होता था। कहां से लाओगे उसका मतलब नहीं है। अनाज होता है, तुमको एक काम करो, प्रत्येक फसल का 1 बोरा अनाज देना है। अब भाई राजा का तो बड़का शासन होता था, हो सके कहीं भूल जाए, तो यहाँ पर अगर 50 घर हो गया तो एगो अपन राजा का अपना मंत्री है, तुम यहाँ का देखरेख करेगा, देख लो, लिख लो, यहाँ से 1 बोरा अनाज लेना है। अनाज लेना है, ठीक है, पता चला कि पानी कस के हो गया अनाज खत्म, चाहे सुखाड़ कस के हुआ अनाज खत्म, उससे मतलब नहीं है। सुखाड़ हो गया तो हो गया, अब तुम कहाँ खरीद के लाओ, खरीद के लाओ। ये होता था टैक्स। राजाशाही शासन में अधिकांश लोग सुसाइड कर लेते थे, और सुसाइड करने वालों में ज्यादा संख्या किसानों की थी, क्योंकि पहले के लोग ज्यादा किसानगिरी ही करते थे। ज्यादा रोजगार नहीं थी, ज्यादा कंपनियां नहीं थी, ना तो उस समय लैपटॉप थे, ना तो उस समय कंप्यूटर थे। होता है ना कि भाई अगर बिस्कुट बनने लगी तब ना बिस्कुट फैक्ट्री आई, और बिस्कुट फैक्ट्री आई तो लोग मजदूर आए, अलग अलग काम आए। वाहन का आविष्कार हुआ तो वाहन में ड्राइवरी का काम शुरू हो गया। लेकिन जो चीज है ही नहीं, वाहन नहीं है तो ड्राइवरी कोई करता रहा होगा? नहीं। स्कूल नहीं था तो टीचर भी नहीं था, तो किसान ज्यादा होते थे। सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करने वाला, मतलब टैक्स के कारण किसान ही होते थे। एक मूवी आया था बीच में, बहुत अच्छी मूवी, शाहरुख खान की थी, जवान। नई मूवी है, मतलब 1 आध साल पहले, 2 साल पहले का जवान। उसमें दिखाया गया है कि टैक्स के कारण किसान लोन के कारण कैसे सुसाइड कर लेता है, और उसी में बताया गया है कि जाति देख के जीजा खोजिए, नेता नहीं। लोग क्या करता है ना, अपन जात को वोट देता है। आप देखिएगा ऐसा होता है। अरे भाई जाति खोज रहे हैं कि जीजा खोज रहे हैं? आपको नेता खोजना है, नेता खोजिए अच्छा देख के कि कौन काम कर सकता है। ये बात अलग है किसको खोजिए, जो आपको ठीक लगे कि हाँ ये राष्ट्रवाद के नियमों पर काम करेगा या नहीं करेगा, राष्ट्र हित में काम करेगा या अपना हित में काम करेगा। ऐसा होता है ना। तो बुर्बो राजवंश ऐसा ही चलाता था, धर्म पादरियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। उसके बाद कुलीन वर्ग को खूब ध्यान रखता था कि यार तुम अमीर रहोगे तब ना तुम मेरा ध्यान रखोगे, और सारा चीज गुजरता था किस पर? आम जनता। आम जनता कब तक सहे? जब देख लिया कि ऐसे भी सुसाइडे करना है तो मार के मरो, सारे लोगों ने आंदोलन कर दिया। सारे लोगों ने आंदोलन कर दिया। आंदोलन की शुरुआत हुई 14 जुलाई 1789। आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आपके किताब में डेट नहीं दिया होगा, सिर्फ 1789 लिख के छोड़ दिया होगा। फ्रांस की क्रांति की पहली शुरुआत हुई
1789 में क्या हुआ कि लोगों ने इस दिनों से एकदम आंदोलन करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, राजा का शासन अब नहीं चलेगा। राजा कितना लोगों को मार भी देता था, लेकिन लोग अब बात नहीं, टैक्स चाहिए, भागा न तो मारेंगे जूता से। ये बात अलग है कि राजा का आदमी फिर आके उसको मारता था, लेकिन धीरे धीरे हो गया, हमारे आदमी को मार दिया, चलता। तो धीरे धीरे जनता का संगठन एकदम मजबूत होता चला गया, और जनता के साथ साथ जब देख लिया कि सभी लोग, एक होता है ना कि 4 लोग आपके लिए लड़ रहा है तो आपको भी घर में बैठा नहीं देगा, चलो तेरे, इसमें साथ देने लगी महिला लोग। कहा कि कहा सिर्फ घर का मर्द लड़ेगा, बेटा मेरा लात खाएगा, हस्बैंड लात खाएगा, हम लोग भी साथ हैं। एक संगठन जुटा ली महिला लोगों ने भी, और यह संगठन हाल ही में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 अक्टूबर 1789, 5 अक्टूबर 1789, इसमें महिला लोग भी जुड़ गए। कौन लोग जुड़ गए? महिला लोग भी जुड़ गए। अब एक फ्रांस का मजबूत संगठन बन गया जनता का। अब राजा कुछ कहता था, कहता ना मानबो, कुछ दिन में तोरा राजो ना मानो, कुछ दिन में तुमको राजा भी नहीं मानेंगे। जब 14 जुलाई 1789 को आंदोलन शुरू हो गया, तो सरकार ने इस पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया, राजा ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों ने हार नहीं माना। इवन की महिला सब भी लाठी भाला लेके निकल गए। अब मान लीजिए कितनों 10 गो लड़का लड़ने के लिए, अब वहां महिला सब अगर छोटा लेके निकल जाएगी तो आपको लड़ने ही में नहीं बनेगा कि अब लड़े कैसे। और राजा के शासन में ना अक्सर लोग मर्द हुआ करते थे, जेंट्स हुआ करते थे। अब जब अब राजा लोग लड़ने जाता, महिला लोग बांस लेके खा रहे। एक बार महिला सब कहा कि ये 5 अक्टूबर 1789 के दे लाठी। इस आंदोलन को खूब मारी दम, भुताई, झोटा उटा, लसार उसार के सबको। इसलिए इस लड़ाई को चुड़ैलों का ढाबा कहा जाता है। इस लड़ाई को क्या कहा जाता है? अब भाई क्यों सब लड़कियों को चुड़ैलों का ढाबा कहता है? हाँ रियल, अरे तुमको गलत पढ़ा रहे जी, आप इतिहास में मारिएगा गूगल पर चुड़ैलों का ढाबा क्या है। इस लड़ाई को, ये लड़ाई इंडिया में हुए थे, लेकिन उसे मंजरियों का ढाबा कहा गया था। लेकिन फ्रांस में क्या कहा गया? चुड़ैलों का ढाबा। लड़ाई एक दिन या किसी राजा को आप एक दिन में नहीं उखाड़ के फेंक सकते हैं। राजा राजा होता है, इतना आसान तो नहीं होगा। ठीक है, आप उखाड़ के फेंक सकते हैं। अंग्रेज को ही यहां से हटाना था, क्या एक दिन में हट गया? 200 साल शासन कर लिया होगा, वो भी नहीं सोचा होगा कि अब हम यहां से जाएंगे, लेकिन जाना पड़ा था। आगे चलकर 1793, कब? 1793 में जाते जाते ऐसा लग गया था कि सारा शासन आम जनता के हाथ में आ गया। आम जनता ने धीरे धीरे सारा नियम बदलते चल गया। उसका संसद का नाम था स्टेट्स जनरल। क्या नाम था? स्टेट्स जनरल। इसका नाम बदल के कर दिया जनरल असेंबली। जनरल असेंबली। और एक बहुत अच्छी बात है, असेंबली, जनरल असेंबली। एक चीज चेंज कर दिया कि भाई अब स्टेट्स जनरल नहीं रहेगा, जनरल असेंबली रहेगा। स्टेट्स जनरल का मतलब है, स्टेट्स मतलब किसी खास स्टेट या किसी खास गांव समूह। जनरल मतलब होता है ना कि राजा, देखो राजा अपना राजाशाही बचाने के लिए कुछ लोग को तो अपना हित में रखेगा ना, तो कुछ लोग को वो बहुते मानता था। जैसे मान लीजिए कोई एरिया को वो बहुत मानता था, ए तुमको चावल खाते हो, ये चावल खाओ, अच्छा से जियो। वाकई में अच्छा से मानता था। पता है क्यों? मार फंसे तो सांप देगा। अब जिसको राजा अच्छा से मानेगा, वो फिक्स है कि अगर उसके विरोध में अगर आवाज ना उठाएगा तो उसके लिए लड़ने जरूर जा सकता है। जैसे अगर राजा कहे कि हम पर लड़ाई होने जा रहा है, तो होता है ना कि कोनो को क्या किया उससे हमको मतलब नहीं, बेचारा हम लोग का बहुत ध्यान दिया। तो कुछ गांव को, कुछ स्टेट्स को
वो खूब मानता था, वाकई में उसका पूरा ध्यान रखता था। कोई अर्थव्यवस्था की कमी तो नहीं है, घर की कमी तो नहीं है, शिक्षा की कमी तो नहीं है, खाने पान की कमी तो नहीं है, ताकि कोई अगर उसके विरुद्ध लड़ने आए तो उसके लिए ये लड़ने चले जाए। इसलिए कहा जाता था तुम जनरल नहीं हो, स्टेट्स जनरल हो, मतलब किसी खास लोग का जनरल हो। जबकि इसको क्या सिर्फ धर्म पादरी पे ध्यान देना चाहिए था? क्या कुलीन वर्ग पर ध्यान सब पे देना चाहिए था एक बराबर? तो यहां के लोगों ने कहा कि भाई अब असमान, तो उन्होंने स्टेट कहा कि स्टेट्स जनरल अब नहीं होगा, अब जो जनरल होगा वो पूरा असेंबली का होगा, पूरा असेंबली का होगा। इसको उखाड़ के फेंक दिया जनता लोगों ने। दूसरी नंबर चीज कहा कि ये जो जब स्टेट्स जनरल चेंज होके जनरल असेंबली बन गया, तब फिक्स है कि लोगों में समानता आ गया। यहां पर असमानता था, यहां पर क्या आ गया? समानता। तो असमानता के जगह समानता आ गया। क्या आ गया? समानता। और वहां का किसी भी कोई भी जो राजवंश होता है ना, उसका एक अपना ध्वज होता है। देखिएगा ये चीज हमारे भारत में भी खराबी है। बीजेपी वाला सब चलेगा ना तो भगवा रंग के झंडा लेके चलेगा। अरे भाई तुम बीजेपी हो ये अलग बात है, उससे पहले तुम इंडियन हो, उससे पहले तुम क्या हो? इंडियन हो। आरजेडी वाला सब चलेगा तो वो हरियर लेखन झंडा ले लेगा, वो चलेगा प्रशांत किशोर का क्या जनसुराज, तो वो एगो पीला झंडा लेके चल देगा। सब कोई अपन झंडा बना रहे। अरे भाई सबका झंडा एक है, वो है तिरंगा। तो किसी भी राजवंश का एक अपना झंडा होता था, राजवंश के झंडा को उखाड़ के फेंक दिया गया कि भाई अब यहां कोई राजवंश नहीं चलेगा, अब यहां तिरंगा चलेगा। तिरंगा में ये बात, तिरंगा ये इंडिया वाला ही तिरंगा था क्या? यहाँ के तिरंगा में क्या क्या कलर दिया था ये किसी किताब ने क्लियर नहीं किया। अब ये नहीं कह सकते कि तिरंगा का मतलब 3 रंग, तो ये जरूरी थोड़ी है कि यहीं का रंग वहां भी रहा हो सकता है कोई दूसरा रंग भी हो। तो तिरंगा वहां जारी कर दिया गया। इससे यह पता चलता है कि अब राजवंश नहीं चलेगा, देश चलेगा। और सारा शासन जनता के हाथ में आ गया 1793 में। लेकिन होता है ना कि कुत्ता अपन कभी कुत्तागिरी छोड़ा है? नहीं, बार बार अजबा उछलता, नहीं मेरा शासन चलेगा, मेरा शासन चलेगा। अब लगभग चीज देखिए, क्या जब तक जनता के हाथ में चीज नहीं आई होगी तो ये आसान है चेंज कर देना? नहीं। ये आसान था तिरंगा चेंज कर देना? नहीं। सारा जनता एकजुट हो गया। यहां अगर 4 गो पुलिस आ जाए सारा लोग डरा जाएगा, लेकिन अगर लोग जनता एक पुलिस हो तो आवे थे तो फिर चारों पुलिस भाग जाएगा। अच्छा कितनों कुछ हो रहा है, 4 गो पुलिस क्या कर लेगा जी? चाहे 2 बोलोरो ही पुलिस है, क्या कर लेगा? गांव से जीत के चल जाएगा वो? नहीं। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए तो सारा लोग एकजुट हो गया था, सारा लोग एकजुट हो गया। और कहा, राजा बार बार छटपटा था, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। 1793 में सब सामूहिक रूप से मिल गया और राजा को बुलाया गया, आइए आइए आपका बात सुनेंगे। तो राजा का है, हम कैसे आएंगे, तुम लोग आओ संसद में। तो नहीं आएंगे, जा। तो राजा गांव में आया, कहा बैठिए। तब बैठा और चारों तरफ से सब ओकरा घेर लिया। राजा साहब क्या लेंगे? भूख लगा हुआ है, खाना खाएंगे या जाकर खाएंगे? क्योंकि हम तो नहीं खिलाएंगे। खाना खा कर आए हैं कि जाकर खाएंगे? बात समझ रहे हैं? खाना खा के आए हैं कि जाकर खाइएगा? राजा कहा कि भाई ऐसे काहे बात कर रहे हो, ऐसे काहे बात करो, ये तो खुशकिस्मत मानिए कि हम आपसे बात कर रहे हैं, न तो हमरा याद कीजिए बायां हाथ छुच्छा को कौन पूछा? आप हमको कभी पूछते थे असेंबली में? नहीं। हम तो पूछ भी रहे हैं। अच्छा चलो, क्या परेशानी है, हम लोग राजा बनेंगे और कुछ नहीं होगा, ये होगा। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। आज आज इस चीज का अंत हो ही जाएगा। हाँ अंत हो जाएगा। हाँ, आज से कोई राजा हल्ला नहीं करेगा कि हमें राजशाही चाहिए। तो ये क्या कर रहा है जी? एक काम करो, फंदा बनाओ और सामूहिक रूप से बीच में लटका दिया राजा फांसी को।
जनता ने फांसी पर लटका दिया किसको? कुछ दिन बाद कनिया, हम तो विधवा हो गए, हमारा बेटा राजा नहीं बना, ये तो 4 दिन रजो बन गया था, इसका क्या होगा? आइए आइए महारानी जी आइए, आपको रोटी वर्सेस ब्रेड में फर्क समझाते हैं। रानी को बुलाया गया, रानियों को लटका दिया गया। राजा रानी खत्म, एक था राजा, दोनों मर गए। और यहां से फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई। शुरुआत तो यहीं से हो गई थी। जब भी शुरुआत जहां से होता है, देखिए शुरुआत 14 जुलाई से हुआ था ना। फ्रांस में आज तक 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आपका देश भी जो 15 अगस्त है, वो रावी नदी के किनारे फहराया गया था झंडा पहली बार, जब आजादो नहीं थे, ये मानकर कि हम लोग अब आजाद हो जाएंगे। इसलिए उसी समय से 26 जनवरी ये सब अब जब आएंगे भारत में राष्ट्रवाद तब बताएंगे। तो शुरुआत इसी दिन से हुआ था। अरे रावी नदी पाकिस्तान में है, यहां नहीं। 14 जुलाई को शुरुआत हुआ था। आज भी फ्रांस में जो है 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आखिर राष्ट्रवाद के बारे में कोई तो सोचा होगा फ्रांस में सबसे पहला बार कोई जनता कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। तो एक भाई साहब थे राष्ट्रवाद की शुरुआत करने वाले फ्रांस में, अंसट रेनन। क्या नाम था? अंसट रेनन। इन्होंने ही कहा था कि राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र के हित में सोच, राष्ट्र के हित में सोच। राष्ट्रवाद की इसे नई परिभाषा कहा जाता है। इसे राष्ट्रवाद की नई, तो बताइए राष्ट्रवाद का नई परिभाषा किसने दिया? अंसट रेनन। राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? राष्ट्र के हित में सोचना। राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? इसकी परिभाषा किसने दी थी? अंसट रेनन। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था जो अंत हो गया? बुर्बो राजवंश। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 14 जुलाई 1700। राजा को कब फांसी पर चढ़ा दिया गया? 1793। ये जो राजा था उस समय, ये जो राजा था, राजा कोई ना कोई रहा होगा ना, तो इस राजा का नाम था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां। पहले ऐसे ही चलता था, ये ठीक भी है। अगला जो बनेगा ना तो उसका नाम कुछ हो रहा है, लेकिन वो कहलाएगा लुई 17वां। लेकिन बनवे नहीं किया, लुई 16वां तो फांसी पर लटक गया। तो 17वां का भी आया नहीं है। आप पढ़े हुएगा महारानी एलिजाबेथ 1, महारानी एलिजाबेथ 2, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो वो एक कहिए कि पद होता है। तो उस समय राजा था लुई 16वां। राजा को भी लटका दिया गया, और रानी हाय हाय की तो रानी को भी लटका दिया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फ्रांस की क्रांति जब ये सक्सेस हो गया तो इससे बात फिक्स है कि अन्य देशों में फैलेगा। तो यहाँ के लोग भी धीरे धीरे जागरूक होते चले गए। कोनो कुछ होता जाने छे क्या हुआ था? फ्रांस के राजा को लटका दिया था ना, लटका देंगे तो रो। सारा राजा में दहशत फैल गया था, यार सही से शासन करो, ज्यादा चावल चाहिए तुमको हम बिरयानी देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, कोई बात नहीं, देंगे देंगे। फ्रांस का सारा बात फैलने लगा। कहां पर? संपूर्ण यूरोप में। कहां फैलने लगा? संपूर्ण यूरोप में। तब हम लोग फ्रांस से, चूंकि राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई थी, फ्रांस के बारे में जान गए। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे इटली के बारे में, धीरे धीरे जर्मनी के बारे में, संपूर्ण यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद फैलते चला गया। राष्ट्रवाद अच्छा चीज है, ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है यूरोप में,
यूरोप का ये चीज मानना पड़ेगा कि आखिर फ्रांस पूजनीय है जो इस चीज की शुरुआत की, और उसमें भी पूजनीय है अंसट रेनन साहब, जिन्होंने नई सोच दिया लोगों को। फ्रांस से जर्मनी में फैला, जर्मनी से इटली में फैला, इटली से संपूर्ण यूरोप में फैला, और आते आते भारत में फैला, धीरे धीरे संपूर्ण राष्ट्र में फैल गया, और सभी लोग आजाद होते चले गए, गुलामी की जंजीर, राजवंशी की जंजीर से अलग होते चले गए। ठीक है, इसलिए चूंकि शुरुआत उधर से हुई थी, इसलिए होता है ना, किसी भी चीज का आप जोर नहीं पड़िएगा तो गुना कैसे पड़िएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है यूरोप में। आज यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं।